नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ राइटिंग परफेक्ट टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। देखिए, कुछ पद समझा रही हूँ। क्या क्या पद है जो आपको परफेक्ट करेंगे आपकी राइटिंग को, यानी आपको जब आप शोध कार्य कर रहे हैं तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, हाइपोथेसिस कैसे होने चाहिए। है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। हम एक एक चीज़ों का धीरे धीरे विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए पहले टॉपिक पे पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए, मैं वहां पर पहले अब आपसे बात करूं कि सामान्य जैसे एक शोधार्थी हैं, आप समस्या को पहले पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, बहुत सरल उदाहरण है, समझने का प्रयास मेरे साथ कीजिए। जैसे जब मैं क्या कह रही हूँ, हिट्रोजेनिटी होगी तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आप पूछेंगे ये हिट्रोजेनिटी क्या है, परंतु मैंने इसमें आगे क्या लिखा है, होमोजेनिटी होगी तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम होगा। समझिए हिट्रोजेनिटी क्या है और होमोजेनिटी क्या है। देखिए, उदाहरण मैं देना शुरू करती हूं। तो क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम को सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कह सकते हैं। देखिए, दो बातें कह रही हूं, अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं होमोजेनिटी हिट्रोजेनिटी के साथ में बात कर रही हूं, वहीं लिख रही हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। और मैं उसमें एक प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, तो क्या हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम को सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम कह सकते हैं। उदाहरण चलते हैं, उदाहरण पे समझते हैं। जैसे अब आप एक शोधार्थी हैं, एक साधारण उदाहरण समझिए कि आप सब्जी लेने जाते हैं, तो क्या हम जो है सभी सब्जी रखे रहने पर वो हेट्रोजेनस है, हर तरह की सब्जी रखी है उसके ठेले में, तो आप वहां देखिए वैरायटी है। जब वैरायटी है ग्रुप में तो वो हेट्रोजेनस ग्रुप कहलाता है। किंतु जब हम एक ही सब्जी पे रुक जाते हैं कि भाई हमें लौकी ही लेनी है या हमें टमाटर ही लेना है, तब वो क्या हो जाता है, होमोजेनस हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले कहा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है ये ब्रॉड एस्पेक्ट में है, बहुत सारी चीजों को लिए होता है, हेट्रोजेनिटी को लिए होता है, और वहां से हम पहुंचते हैं होमोजेनिटी की ओर, यानी सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। समझ रहे हैं आप बात को। अतः समस्या को पहले जाना जाता है, फिर उसका चयन किया जाता है। पहले आप समझें तो, आइडेंटिफाई तो करें समस्या है क्या, उसमें क्या क्या वैरायटीज है और हम किस ओर चलना चाहते हैं, फिर आएगा सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, मैंने एक नोट बताया है, नोट में मैं कह रही हूं कभी कभी जो है सोशल साइंस जो है उसमें प्योर हेट्रोजेनिटी नहीं होती है। यानी जब भी हम सोशल साइंस स्टडीज करते हैं वहां पर अगर हम बात करें कि स्पेसिफाई एक ही चीज पे पहुंच जाएं, वो ऐसा नहीं होता। अब मैं पूछ रही हूं व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। तो यहां मैं कह रही हूं अनकंफर्टेबलनेस या चेंजेस को ही हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। जो भी हम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे को डिस्कंफर्ट आ रही है, जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, वही तो प्रॉब्लम है। देखिए, वही कह रही हूँ मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम वेरिएशन और अ डिफरेंस। जब भी कोई चीज वेरी कर रही हो, बदल रही हो, डिविएट हो रही हो, तो वहां पे क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही। तो अगर मैं प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या कह दूं, वेरिएबल। प्रॉब्लम इज अ वेरिएबल। यहाँ पे बात सही कह रही हूँ। अब आपने क्या समझा, मात्र मैंने अभी आपसे ये कहा कि पहले आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे फिर सिलेक्शन करेंगे, जिसमें मैंने स्पेसिफाई बता दिया कि सोशल साइंस में प्योर होमोजेनिटी नहीं होती भाई। अभी क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को जज कर रहे हैं तो हम इस बहुत अधिक स्पेसिफाई नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ के चलना होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पिन पॉइंट हो रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम पे पहुंच गए। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे मैं अब भी मैंने आपको प्रॉब्लम समझाया, प्रॉब्लम में बताया
वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की अब मैं एक डेफिनेशन बात कर रही हूं। डेफिनेशन क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी वेरी or a change with respect to person, place or a time in is called variable। जो भी चीज जो है समय के अनुसार, पर्सन के अनुसार, प्लेस के अनुसार बदल रही है, वेरी कर रही है, परिवर्तित हो रही है, वही तो वेरिएबल है। समस्या क्या है? समस्या का दूसरा नाम मैंने कहा, क्या कहा? वेरिएबल, यानी जो वेरी कर रहा हो। तो कोई भी प्रॉब्लम बिना वेरिएबल के हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम बिना वेरिएबल के नहीं हो सकती। कोई प्रॉब्लम में मिनिमम 1 वेरिएबल तो होना चाहिए, यानी एक ना एक ऐसा कारक तो होना चाहिए जो चेंज हो रहा है, यानी बिना एक कारक के प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक से ज्यादा भी हो सकते, यानी मिनिमम कंडीशन में मैंने एक वेरिएबल को रख ही लिया है। अब मैं बात कर रही हूं थोड़ी सी, अभी यहीं पे है, व्हाट इज एसडी। एसडी क्या है? डिफरेंस विद इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप के बीच में कितनी भिन्नता है, ये है एसडी। अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या एसडी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव या जीरो हो सकती है, तो यहां पे बात करूंगी कि एसडी की जो वैल्यू है वो जीरो और नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर एसडी मतलब मध्यमान विचलन, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी अगर जो डिविएट ही नहीं हो रहा है, डिविएशन मतलब जो मध्यमान से कितना विचलित हो रहा है ना, मानक विचलन, मानक जो है उससे कितना विचलित हो रहा है। अगर विचलित हो ही नहीं रहा है, नेगेटिव है या जीरो है, तो प्रॉब्लम है क्या? विचलित हुआ क्या? और मैंने क्या कहा, अभी आपको समझाया, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता हो पर्सन, प्लेस और टाइम के साथ में। अब मगर जब वो जो मानक विचलन से वेरी ही नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। तो यहां मैं यही समझाना चाह रही हूं कि एसडी की वैल्यू हमेशा 0 या मोर देन 1 होगी, नकारात्मक नहीं होगी। या तो नहीं होगा या इससे ज्यादा होगी, यानी विचलित होगा तो, है ना, नकारात्मक नहीं होती। तो आपको कुछ बारीक चीजें समझा रही हूं कि जब हम प्रॉब्लम समझना शुरू करते हैं तो अब हम सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर लिया। सिलेक्शन करते समय हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एसडी वैल्यू है, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, यानी अगर एसडी वैल्यू 0 है तो इट मीन्स प्रॉब्लम नहीं है, यानी विचलित ही नहीं हो रही है। और एसडी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती है, ये बात भी आपको समझा दी है। एसडी वैल्यू मोर देन 1 होती है, यानी 1 या 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर वो कितना मध्यमान से विचलित हो रहा है, दोहरा लीजिएगा, मानक विचलन, मानक से कितना विचलन हो रहा है, विचलित हो रहा है। अब और एक प्रश्न पूछ रही हूं, कैन द वैल्यू ऑफ एसडी बी ग्रेटर देन मीन? मीन से ज्यादा हो सकती है, मध्यमान से ज्यादा हो सकती है। स्पेशल केसेस में हो सकता है, जब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है बहुत ही विकृत हो, ऐसी स्थिति में हो सकती है, मगर कंडीशंस देखिएगा, मैंने कहा स्पेशल केसेस में। एक और प्रश्न है, what should be the value of SD for variable? वेरिएबल के लिए SD वैल्यू क्या होने चाहिए? देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि SD वैल्यू जब ज्यादा होगी 0 से तभी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वेरिएबल विचलित होगा, वेरिएबल विचलित होगा तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आपने समझा मैंने कैसे प्रॉब्लम को अभी समझने के लिए उस एसडी वैल्यू तक पहुंच गई हूँ, और एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन पे पहुंच गई हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह से मैंने कनेक्ट किया सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में। अब बात करते हैं टाइटल। टाइटल कैसा होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जबलपुर। मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, किसमें उनका एंजाइटी में कंपैरिजन कर रही हूँ, किसके, मेल एंड फीमेल के, और कौन से टीचर्स कहाँ हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, कहाँ के, जबलपुर के। देखिए इस टाइटल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको बहुत
बारीकी से समझना पड़ेगा टाइटल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वेरिएबल्स मिल रहा है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स एंजाइटी है, पॉपुलेशन मिलती है, ध्यान दीजिएगा और दोहराते जाइएगा। पॉपुलेशन हो रही है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एंजाइटी ऑफ टीचर्स, मेल एंड फीमेल्स कहाँ के हैं, वो जबलपुर के हैं, यानी इन द सेंस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जबलपुर के हैं। ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है। कौन सा टाइप है, सर्वे मेथड का, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे सर्वे करने वाले हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सर्वे में आता है। अब यहाँ पे रिटेंडेंट वर्ड जो है और स्टडी ऑफ यानी स्टार्टिंग में लगाते हैं, कुछ वर्ड्स को लगाना जरूरी होता है जब आप टाइटल बना रहे हैं। देखिए फुल स्टॉप नहीं आता है, क्योंकि स्टेटमेंट में फुल स्टॉप नहीं आता है, तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर टाइटल में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में फुल स्टॉप नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर टू डायरेक्शन को बताता है, तो टू से टाइटल नहीं बनता है यहाँ पर, जबकि हम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो पिन पॉइंट होते हैं, वहां पर हम टू लगाते हैं, वो डायरेक्शन बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम टू लगाते हैं, जबकि हम टाइटल में ये सारी चीजें नहीं करते। आई होप आप समझते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने कहा कि सर्वे मेथड का टाइटल, तो सर्वे मेथड के और टाइटल को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। टाइटल फॉर सर्वे मेथड, तो यहां मैं क्या कह रही हूं, सबसे पहले मैंने लिखा कंपैरिजन की बात कर दी। भाई इससे तो टाइटल मेरा बहुत ही छोटा सा समझ में आ रहा है, क्या कंपैरिजन कर रहे हो भाई, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी ऑफ टीचर्स। भाई ठीक है, एंजाइटी का कंपैरिजन कर रहे हो, टीचर्स के एंजाइटी का, टीचर उसमें भी मैंने थोड़ा स्पेसिफाई किया, मेल एंड फीमेल टीचर्स कर दिया, तो थोड़ा और मेरा टॉपिक क्या हुआ, स्पेसिफाई होने लगा। फिर मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स जो हैं ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। अभी थोड़ा पहुंच गई हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ, किसका कंपैरिजन कर रही हूँ, उसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और जोड़ दिया। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने फिर इंडिया जोड़ दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ के भाई, वर्ल्ड के नहीं, इंडिया के। फिर मैंने और, क्योंकि अब ये बहुत ब्रॉड हो गया, इंडिया में अगर करती हूँ तो मेरी स्टडी बहुत ही ब्रॉड उसमें चली जा रही है, बहुत ही बड़ी स्टडी, शोध बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाती हूँ, मैंने कंपैरिजन क्या कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जबलपुर, जबलपुर में भी अब, और मैंने कॉलेज को भी स्पेसिफाई कर दिया, ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ जबलपुर। यानी इन द सेंस आप देखेंगे मैं धीरे धीरे जो टाइटल को पिन पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, स्पेसिफिक बना रही हूँ, टू द पॉइंट कर रही हूँ, जिससे कि मेरे को क्या हो रहा है, जो मेरे चीजें हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। मैं कहाँ स्टडी कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, किस पर कर रही हूँ, कहाँ मेरी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, मेरा वेरिएबल्स क्या है, इसमें मेथड भी दिखाई दे रही है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि एक टाइटल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ में आया आपको? और भी अभी मैं उदाहरण दूंगी। दूसरा देखते हैं अपन, टाइटल फॉर अगेन सर्वे मेथड के लिए। अभी आपने देखा, मैंने कहा था ना स्टडी ऑफ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते, तो अभी जबकि मैंने एक टाइटल में कंपैरिजन वर्ड यूज कर डाला, वहां पे अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, स्टडी ऑफ कर रही हूँ, और किसकी कर रही हूँ, एकेडमिक अचीवमेंट की कर रही हूँ। एकेडमिक अचीवमेंट में क्या कर रही हूँ, इन रिलेशन टू लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी मैं धीरे धीरे अपने वेरिएबल्स को उसमें इंक्लूड करती जा रही हूँ कि अचीवमेंट्स देख रही हूँ, और इन रिलेशन टू लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसे स्पेसिफाई कर रही हूँ कि उसमें ऑफ रूरल मेल स्टूडेंट्स का ही देख रही हूँ। अगेन उसको स्पेसिफाई कर रही हूं कि कौन सी क्लास का, 8th क्लास का, और उसमें स्पेसिफाई कर दी कहाँ का है, प्लेस कहाँ है, जबलपुर, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर। तो देखिए आप मेरे टाइटल बनाने के तरीके को देखिए, मैंने एक एक वर्ड में जोड़ती जा रही हूं, मेरी टारगेट पॉपुलेशन भी दिखाई दे रही है, मेरी मेथड भी दिखाई दे रही है, मेरे वेरिएबल्स भी दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफाई, टाइटल क्या हो गया, स्पेसिफिक होता चला जा रहा है, पिन पॉइंट होता चला जा रहा है, सिस्टमैटिक होता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे एक एक करके मैं जो डेवलप करके आपको दिखा रही हूँ कि परफेक्ट टाइटल कैसे लिखते हैं।
अगेन समझते हैं, अब एक्सपेरिमेंट मेथड पे चलते हैं भाई। टाइटल फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड। देखिए मैं इसमें बात समझाना चाह रही हूं कि यूज करेक्ट वर्ड। कुछ जब भी हम टाइटल लिखते हैं तो कुछ हम वर्ड्स का यूज करते हैं, मगर हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, करेक्ट वर्ड, वो समझना होगा। देखिए कभी बार हम टाइटल इफेक्ट लगा के शुरू करते हैं, तो ये देखिए कॉज एंड इफेक्ट, जब भी हम कारण संबंध की बात कर रहे हैं तब हम इफेक्ट, क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है। अफेक्ट की बात करें तो ये छोटी जो रेंज ले रहे हैं वहां पर यूज होता है। इन्फ्लुएंस की बात करें, ये भी छोटी रेंज को कवर करता है, जबकि इम्पैक्ट वर्ड जो है वो वाइडर रेंज को कवर करता है, यानी बड़े से एरिया को कवर कर रहा है। देखिए इसमें मैंने कुछ नोट्स दिए हैं कि अफेक्ट को इन्फ्लुएंस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अगर मैं बात कहूं कि अफेक्ट की जगह इन्फ्लुएंस लिखना चाहूं तो वो लिख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, परंतु इफेक्ट जो अब भी मैंने कहा वो इन्फ्लुएंस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये छोटी रेंज है, इसीलिए मैं इफेक्ट को इन्फ्लुएंस में चेंज नहीं कर सकती हूं। अब देखेंगे मैंने क्या कहा, सर्वे मेथड में जो है अफेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों यूज हो सकते हैं। अभी मैंने सर्वे मेथड के 2 उदाहरण दिए थे, वहां पर अब आ गई हूं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं इस वर्ड को जो है वो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस को सर्वे मेथड में भी यूज कर सकते हो। और क्या कह रही हूं, इम्पैक्ट जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में यूज किया जाता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजनाएं, ये इम्पैक्ट वर्ड इसमें यूज होता है। ये बहुत ब्रॉड योजनाएं हैं। तो ये क्या होता है, ये आपने अभी क्या समझा, एक्सपेरिमेंट मेथड में कौन कौन से करेक्ट वर्ड है। अब इन वर्ड्स का यूज और देख लेते हैं, दोहराते चलिएगा भाई साथ में। टाइटल फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही हम क्या बात कर रहे हैं, अब भी मैंने आपसे कहा इफेक्ट में अ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन टीचिंग ऑफ प्राइमरी टीचर्स ऑफ जबलपुर। देखिए मैंने एक टॉपिक आपके सामने बनाया, मैंने उसमें इफेक्ट वर्ड यूज किया। अफेक्ट वाला देखिए, अ स्टडी ऑफ अफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एंजाइटी ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑफ जबलपुर। दूसरा टॉपिक देख लीजिएगा। तीसरा आप इन्फ्लुएंस का देख लीजिए, अ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन एंजाइटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ जबलपुर। एंड इम्पैक्ट का देख लीजिए भाई, impact of midday meal on the basis of attendance of class 6 to 8 students of MP। मेरी स्टडी कैसे ब्रॉड होती चली जा रही है, कब सुटेबल टाइटल को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम केवल इफेक्ट लिखना होता है तो हमें अ स्टडी ऑफ जरूर लगाना होता है, किंतु जब हम लिख रहे हैं इफेक्टिवनेस लिख रहे हैं तो वहां पर हमें अ स्टडी ऑफ नहीं लगाना पड़ता है। कुछ बातें सीखनी होंगी हमको, टाइटल लिखना है तो कब हमें क्या लगाना है। अब साथ ही साथ मैं लिख रही हूं कि टॉपिक को हमेशा या तो पूरे कैपिटल लेटर में लिखें या हर स्टार्टिंग वर्ड को कैपिटल में भी लिख सकते हैं। टाइटल लिखने में स्टैंडर्ड वर्ड यूज किए जाते हैं, जो प्रॉपर वर्ड हैं, मानक शब्द हैं, उन्हें ही हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। अगेन एक और एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइटल को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, स्टडी ऑफ किसके लिए यूज करते, इफेक्ट लगाना हो तो हमें अ स्टडी ऑफ, तो मैंने सबसे पहले लिखा है अ स्टडी ऑफ, उसी में मैंने जोड़ा इफेक्ट ऑफ फैट इनटेक। अगर हमने फैट इनटेक की बात कर रहे हैं, ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स के भी जो हैं वो इस तरह का शोध करते हैं, उनके लिए ये सुटेबल टाइटल है, अ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फैट इनटेक ऑन ब्लड प्रेशर। किस पर हम देख रहे हैं कि आपका फैट इनटेक का किस पर प्रभाव पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर पर। उसी में मैंने जोड़ा कि उसमें एक वर्ड ऑफ जोड़ दिया कि और ब्लड प्रेशर ऑफ एमआई पेशेंट्स। फिर स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे एमआई पेशेंट कौन से देख रहे हैं, मेल को ही देख रहे हैं, किनको ब्लड प्रेशर का, इसका फैट इनटेक का ब्लड प्रेशर पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, स्पेसिफाई मेल स्टूडेंट्स पर। और उसको और स्पेसिफाई किया हमने जबलपुर में, कहाँ देख रहे हैं हम, जबलपुर में, जबलपुर के भी कौन से, मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं। देखिए मेरी स्टडी कितनी स्पेसिफाई होती चली जा रही है।
टू द पॉइंट होती चली जा रही है, ये पूरी बात क्लियर हो रही है मैं कहाँ पर क्या करने, मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, मेरे वेरिएबल्स क्या है, किसका किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सी मेथड है, सारी चीजें मुझे किससे पता चल रही हैं, मेरे टाइटल से पता चल रही हैं। और अपन टाइटल समझने की कोशिश करते हैं। टाइटल फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब मैंने क्या कहा, इफेक्टिवनेस। अब यहाँ मुझे अ स्टडी ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने कह दिया इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल लिया है मैंने, और दूसरे उसमें और आगे जोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे किस पे देख रही हूँ, किस तरह से देख रही हूँ, तो इसमें कुछ वर्ड जोड़ती चली जा रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स, उसी को जोड़ा ऑफ प्राइवेट स्कूल, उसमें देख रही हूँ कौन से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, और कहाँ पर है ये स्कूल्स, जबलपुर में। तो इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ जबलपुर। देखिएगा सुटेबल टाइटल आता चला जा रहा है, किस तरह से हम टाइटल को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, उसमें क्या वर्ड होना चाहिए, किस तरह से टाइटल होना चाहिए, मैं बार बार समझा रही हूँ, दोहराते चलिए मेरे साथ में। अगेन एक और टाइटल को देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे आपको जो है टाइटल्स जो इसलिए समझा रही हूँ कि आप अपनी जो स्टडी है वो बहुत ही स्पेसिफिक कर सके, या बहुत ही टू द पॉइंट कर सके, या बहुत ही सिस्टमैटिक कर सके। तो देखिए फिर से बात करती हूँ, इफेक्टिवनेस में मैंने ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजीज जोड़ा। लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन टर्म्स ऑफ, देखिए कुछ वर्ड्स में जोड़ रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, फिर अचीवमेंट के साथ ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट। क्लास 6 भी कौन से, प्राइवेट स्कूल के, ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स और ऑफ द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। यानी इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। समझते चलिए भाई और दोहराते जाइए आप। हमने बहुत सारे टाइटल्स देख डाले, कैसे लिखना है, क्या करना है। अब हम समझने जा रहे हैं कि हमारा जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। हमने अभी एक टाइटल उसमें से ले लिया है कि कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जबलपुर। ये मेरा टाइटल है, एक कॉमन लिया क्योंकि मैं सब ऑब्जेक्टिव्स में आपको समझाना चाह रही हूँ कि अलग अलग जो सांख्यिकी यूज की जाती है उसके अनुसार कैसे बनते हैं। जैसे अगर मैंने कहा एनालिसिस ऑफ टी टेस्ट करना है मुझे, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। समझ गए आप क्या कर रहे हैं, अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमने पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाना है या कोरिलेशन टी टेस्ट लगाना है, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी बिफोर एंड आफ्टर योगा। ठीक है ना, आप पहले और बाद में करेंगे। पेयर टी टेस्ट की कंडीशंस होती हैं, या कोरिलेशन निकालना है। अब वन वे एनोवा की बात कर दूं तो वहां पे टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ हाई, एवरेज एंड लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं वेरिएबल्स को और बढ़ा दिया है, हाई, एवरेज एंड लो में करते हुए। ठीक है ना, तो इसीलिए कंडीशन बन रही है वन वे एनोवा की। मैंने एक अपने वीडियो में समझाया है कि कब वन वे एनोवा लगता है, कब टू वे लगता है, कब मैनकोवा लगता है, या थ्री वे एनोवा लगता है। तो एनोवा क्या है ये समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर के एनोवा को काफी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आगे चलती हूँ, टू वे एनोवा में टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, एरिया एंड देयर इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ टीचर्स। तो देखिए मैं क्या करती जा रही हूँ, वेरिएबल्स को बढ़ाती चली जा रही हूँ। थ्री वे एनोवा या जिसे मैनकोवा भी कहते हैं, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, एरिया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड देयर वेरियस इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ टीचर्स। तो देखिए मैंने क्या किया, जो मैंने टाइटल लिया और उसमें मैंने कितने सारे एनालिसिस में बात कर दी। एनालिसिस ऑफ टी टेस्ट बता दिया, पेयर सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा, यहां तक समझे। अभी और बाकी हैं भाई सांख्यिकी। अभी वही टाइटल है, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जबलपुर। अब वन वे एनकोवा अगर लगा रहे हैं तो हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, देखिए भाई
यहाँ पे बात कर रही हूँ टू कंपेयर्ड एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर बाय कंसीडरिंग टेंशन एज अ कोवेरिएट। मैं फिर दोहराऊंगी कि आप मेरा एनोवा वाला वीडियो देखें, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि 1 वे, 2 वे, 3 वे, एनकोवा, मैनकोवा क्या है, ये कैसे लगता है, किस कंडीशन में लगता है, किस तरह से हमें समझना होगा कि हमारे शोध में कौन सा सुटेबल है। तो ठीक है, आप इसे मैं उस वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे, 1 वे एनोवा की बात की, अब 2 वे एनकोवा की बात की, अब 2 वे एनकोवा की बात करते हैं। टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, एरिया एंड देयर इंटरेक्शन on anxiety of teachers by considering tension as a covariate। अगेन मैं बात कर रही हूँ 3 वे एनकोवा की कि टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, एरिया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड देयर वेरियस इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ टीचर्स बाय कंसिडरिंग टेंशन एज अ कोवेरिएट। देखिए, एनोवा और एनकोवा में जब मैं ऑब्जेक्टिव्स बना रही हूँ थोड़ा सा अंतर है। वहां पे बाय कंसिडरिंग टेंशन या जो भी हम ले रहे हैं उसे कोवेरिएट जो हम मेंशन कर रहे हैं उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है एनकोवा में, जबकि एनोवा आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे एनोवा और एनकोवा में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप एनोवा समझ गए हैं तो एनकोवा का भी आराम से ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। जो मैं समझा रही हूं उसे बार बार दोहराइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा मैं बताना क्या चाहती हूं। और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि अभी हमने और भी हमारी सांख्यिकी बची हुई है, स्टैट्स बची हुई हैं। मेरा टाइटल वही है, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जबलपुर। तो देखिए वहां पे कोरिलेशन अगर हमारी स्टडी है तो कोरिलेशन ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड वर्क एफिशिएंसी। उन दोनों के बीच में मैं क्या कर रही हूँ, कोरिलेशन निकाल रही हूँ। टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड वर्क एफिशिएंसी। पार्शियल कोरिलेशन अगर मुझे निकालना है तो टू स्टडी बिटवीन एंजाइटी एंड वर्क एफिशिएंसी बाय पार्शियल आउट द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहां पे देखिए अगर हमें पार्शियल कोरिलेशन निकालना हो, मल्टीपल कोरिलेशन निकालना, टू स्टडी जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइटी वर्क एफिशिएंसी इन प्रिडिक्टिंग एडजस्टमेंट ऑफ अ टीचर। तो यहां पर हमने क्या करते जा रहे हैं, कुछ वर्ड जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हमें एक और मल्टीपल कोरिलेशन का उदाहरण, टू स्टडी जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एफिशिएंसी, स्ट्रेस एंड हेल्थ स्टेटस इन प्रेडिक्टिंग एंजाइटी ऑफ वर्कर्स। तो इस तरह से मैं जॉइंट कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक कोरिलेशन पे भी एक वीडियो है, आप वहां जाकर के कोरिलेशन यानी सह संबंध क्या होता है वहां जाकर के बहुत सारी चीजें आप जानकारी आपको मिल सकती है, बहुत अच्छे से आप वह समझ सकते हैं, जिसमें मैंने टेट्राकोरिक कोरिलेशन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझाया है। साथ ही साथ अब चलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन पर। टू establish regression equation for predicting anxiety on the basis of work efficiency of the teachers। साथ ही साथ बीटा कोफिशिएंट्स रिग्रेशन को और समझ लेते हैं। टू स्टडी द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एफिशिएंसी, स्ट्रेस एंड हेल्थ स्टेटस इन प्रिडिक्टिंग एंजाइटी ऑफ वर्कर्स। आप मेरे टाइटल को देखिए और टाइटल के हिसाब से मैंने जो भी मैं सांख्यिकी लगा रही हूँ, जो भी मैं सांख्यिकी का उपयोग करने वाली हूँ, वहां पे देखिए कुछ चीजें मैंने ऐड करती गई हूँ। कोरिलेशन में ही पहले मैं दो चीजों के बीच में कोरिलेशन पार्शियल करने में मैंने क्या किया, कुछ चीजें ऐड की। मल्टीपल में कई मल्टीपल चीजों की बात कर दी, रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर दी, किस पे इक्वेशन बीटा कोफिशिएंट में भी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो अब आप समझते जा रहे हो कि मैं उसमें कैसे चीजें ऐड करती चली जा रही हूँ। अब हमने अभी तक क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी लिखना सीख लिया। अब आती है बारी आखिरी हाइपोथेसिस की, कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा उसके हिसाब से हमें अपनी एक हाइपोथेसिस लिखनी पड़ेगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी मेल एंड फीमेल टीचर। उन दोनों के मीन स्कोर जो है एंजाइटी के, मेल एंड फीमेल के कंपेयर करना है तो टीचर्स के। तो कैसा मेरी ये ऑब्जेक्टिव है, तो मेरी
हाइपोथेसिस कैसी होगी, तो मैं यहाँ पर मैंने हाइपोथेसिस में रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और साथ ही साथ ऑपरेशनल हाइपोथेसिस तीनों बता रही हूँ। और मैंने इसके पहले हाइपोथेसिस के वीडियोस में कितने प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं उसमें डिटेल में आपको समझाया है, और उसी का आज एक्सपेरिमेंट इसमें चल रहा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे बनेगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। ये रिसर्च हाइपोथेसिस हो गई। मगर अगर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगी तो उसमें क्या ऐड हो जाता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर। देखिए वहां पे मीन स्कोर स्पेसिफाइड जुड़ता चला जा रहा है, मीन निकालेंगे ये समझ में आ रहा है। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर्स ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर व्हेन एंजाइटी इज asserted with the help of anxiety scale of by overall। यानी हम किस स्केल से उसे मेजर करने वाले हैं, किस तरीके से मेजर करने वाले हैं, ये सारी चीजें ऑपरेशनल हाइपोथेसिस में यूज होती है। देखिए भाई नोट में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि हाइपोथेसिस में सिग्निफिकेंट वर्ड लगाना जरूरी। जब भी आप परिकल्पना लिखेंगे तो सार्थकता के आधार पे ही तो परिकल्पना की पुष्टि करेंगे या परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, तो सार्थक वर्ड यानी सिग्निफिकेंट वर्ड लगाना क्या है, जरूरी है। दूसरी मैंने नोट में लिखा है कि हाइपोथेसिस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है, क्योंकि यहाँ हम फ्यूचर के हिसाब से क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि फ्यूचर का कोई बेस नहीं होता, इसीलिए हम उसे वर्तमान काल में ही लिखेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, फ्यूचर के एस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे। तो आप ये नोट रखिए, ध्यान रखिएगा, नोट है कि क्या हमें कौन सा वर्ड लगाना है, सिग्निफिकेंट लगाना जरूरी है हाइपोथेसिस में, और हाइपोथेसिस जो होती है प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। और समझ लेते भाई अभी अब अपन अगर वन वे एनोवा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर बाय कंसीडरिंग टेंशन एज अ कोवेरिएट, ये हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव्स में समझाया। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो हमारी हाइपोथेसिस कैसी बनेगी, देखिए इसमें मैंने 3 तरह की हाइपोथेसिस बनाना सिखा रही हूँ, रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। यहाँ पे देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड जेंडर ऑफ स्कूल व्हेन टेकिंग टेंशन एज अ कोवेरिएट। जब भी हम एनोवा लगा रहे हैं वहां पर किस तरह से यूज कर रहे हैं चीजों को। फिर दूसरा देखिए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर बाय कंसीडरिंग टेंशन एज अ कोवेरिएट। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस और देख लीजिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स बाय considering tension as a covariate when anxiety is asserted with the help of anxiety scale by overall and tension with the help of tension is scale by PASI। देखिए मैंने पूरी चीजें क्लैरिफाई करते हुए मेरी हाइपोथेसिस बन रही है, परिकल्पना में क्या क्या चीजें होना चाहिए, इसके पहले 3 वीडियोस हैं हाइपोथेसिस से जुड़े, आप बहुत सारी डिटेल्स वहां पर समझ सकते हैं। नोट देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस में मीन स्कोर्स की जगह पे कोरिलेशन और अ मीडियन या मोड जो भी हो स्टैटिस्टिक लगाना है वो लिखें। यानी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस बना रहे, पहली वाली जो मैं बात कर रही हूँ उसमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में अपन जो भी लगा रहे हैं, मीन स्कोर लिखना चाह रहे हैं या हम वहाँ पे मीडियन निकालना चाह रहे हैं या मोड निकालना चाह रहे हैं या कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप यानी अभी कोरिलेशन निकल रहा है, तो आप जो भी स्टैट्स लगा रहे हैं वो लिख सकते हैं, है ना, लिखना ही चाहिए। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में भी जैसे अपन ने वहां पे समझ में आ रहा मीन स्कोर, यानी हम यहाँ पे मध्यमानों के सार्थक अंतर की गणना करने की बात करें। ऑपरेशनल में हम किसके द्वारा हम वो कौन सा किसके द्वारा हम नाप रहे हैं वो टूल को भी हम मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हाइपोथेसिस वन वे एनोवा की क्या होगी। अगर अब बच्चे हैं कोरिलेशन वाला ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो वहां
वहाँ पर हाइपोथेसिस किस प्रकार से होगी। टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड टेंशन ऑफ टीचर्स। अगर हमने कोरिलेशन की बात की है तो रिसर्च हाइपोथेसिस कैसी होगी भाई। देखिए भाई, रिसर्च हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एंजाइटी एंड टेंशन ऑफ अ टीचर। ये सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है, यानी रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा मैंने कहा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। वहाँ पे रिलेशन बात की थी, यहाँ पे स्पेसिफाई करती जा रही हूँ कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड टेंशन ऑफ टीचर्स। ऑपरेशनल में देख लीजिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड टेंशन ऑफ टीचर्स व्हेन एंजाइटी इज assessed with the help of anxiety scale by Sinha and tension with the help of tension is scaled by Passy। देख, आपने समझ लिया मैं किसके द्वारा उसे नाप रही हूँ, वो मैंने ऑपरेशनल हाइपोथेसिस में ऐड करती जा रही हूँ। मैंने एक नोट दिया है कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च जो है वो डेविड जे फॉक्स नामक पुस्तक में आपको विस्तार से जो है परिकल्पनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और ये जो सारे ऑब्जेक्टिव, टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस हैं, मैं प्रोफेसर सनसनवाल सर द्वारा मैंने एक क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमारे ओरिएंटेशन कोर्स में मैंने अटेंड किया था। वहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स भी किया था जो रिसर्च मेथोलॉजी पे था, और सर के द्वारा मुझे बहुत अधिक गाइडेंस प्राप्त हुआ है। तो मैंने जो चीज़ों को स्पेसिफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो उनके ही द्वारा मैंने सीखा है। और मेरी गाइड जो रही हैं डॉक्टर हिमानी उपाध्याय मैम, उनके भी द्वारा मैंने इसे सीखा है। तो आप लोगों को मैं समझाना चाह रही थी कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रोफेसर सनसनवाल सर का और हिमानी मैम का, जिनके द्वारा मैंने इस शोध को बहुत अच्छे ढंग से समझने को में मुझे मेरी मदद की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें अब आप परफेक्ट टाइटल कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, ये समझेंगे। बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैंने समझाया है। तो आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।